नॉर्सेट एक ऐसा एग्जाम जिसमें कि आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर किसी भी हॉस्पिटल में आप अपॉइंट होते हैं और साथ साथ में आपको मिलता है एक वेल सिक्योर्ड लाइफ, 12 लाख पर एनम का पैकेज और बहुत सारी फैसिलिटीज। तो आइए आज हम लोग जानकारी लेते हैं नॉर्सेट के बारे में। नॉर्सेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि ज्यादातर नहीं, ऑब्वियसली ये एम्स दिल्ली की तरफ से करवाया जाता है ये, और पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के एम्स जो हॉस्पिटल है वहां पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्सेट एग्जाम है इसका फुल फॉर्म अगर जाने तो ये है नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। ये जो टेस्ट है ये आपका एग्जाम, नॉर्सेट एग्जाम आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर हर अच्छे हॉस्पिटल्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको अपॉइंट करता है ना। चाहे वो एम्स कॉलेज हो, सॉरी एम्स आपके हॉस्पिटल्स हो या फिर उससे रिलेटेड और भी अच्छे इंडिया में वेल ऑनर्ड जो भी जितने हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि इसका जो एग्जाम होता है वो एम्स दिल्ली के तहत लिया जाता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे वीडियो में आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी और एट द एंड आपके पास में इतनी क्लैरिटी होगी नॉर्सेट के बारे में कि आप लोगों को खुद से डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आसानी होगी कि हाँ नॉर्सेट का एग्जाम देना है या नहीं देना है। क्योंकि भाई अगर इस एग्जाम को आप देते हो तो इससे लाइफ तो सिक्योर होने वाली है ना। 12 लाख पर एनम आपका सैलरी होने वाला है, तो भाई लाइफ तो ऑब्वियसली सेट है। उसके बाद में अलग से जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती है वो भी आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो इस नॉर्सेट के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये नॉर्सेट क्या है, इसका प्रोसीजर कैसे कैसे है, सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या क्या है, वो सब सारी चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर नर्सिंग ऑफिसर के बारे में जाने तो वो क्या होता है, नॉर्सेट से हम लोग एज अ नर्सिंग ऑफिसर अच्छे हॉस्पिटल्स में अपॉइंट होते हैं। तो उनका काम क्या होता है, उनका काम होगा असिस्टिंग द डॉक्टर्स, है ना, डॉक्टर्स की सहायता करना। उसके बाद में क्या है, पेशेंट्स का केयर, है ना, जितने भी पेशेंट्स हैं उनका केयर करना, एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशंस, है ना, जितने भी उनकी मेडिसिन है उनका देखभाल करना कि हाँ कैसे क्या डोजेस है एंड ऑल, है ना। फिर मॉनिटरिंग पेशेंट्स प्रोग्रेस, है ना, पेशेंट जो है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उनका जो भी स्वास्थ्य है वो कैसे बढ़ रहा है घट रहा है ना, हर एक चीज को ध्यान से देखना, जानकारी उसकी नोट डाउन करना और डॉक्टर्स तक पहुंचाना। उसके बाद में क्या है, मैनेजिंग पैटर्न रिकॉर्ड्स, है ना, पैटर्न रिकॉर्ड्स को मैनेज करना कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, पेशेंट्स का केयर सही से हो रहा है कि नहीं, उनकी ड्रेसिंग सही से हो रही है कि नहीं, हर एक चीज को, है ना, हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये भी नर्सिंग ऑफिसर के अंडर में आता है। समझ में आई बात। अब बात यह है कि नर्सिंग ऑफिसर्स काम कहाँ पे करेंगे, तो भाई अगर वो वार्ड्स हो, आईसीयू हो, ओटी हो या फिर इमरजेंसी सर्विस हो, हर जगह पे क्या होगा, हर जगह पे नर्सिंग ऑफिसर जो है वो अपना अपना काम करेंगे। तो ये जो 4 जगह है यहाँ पे उनका अहम रोल रहने वाला है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्सेट एग्जाम कैसे कैसे स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर ऑनर्स इन बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर पोस्ट बेसिक कर रखा है, वो सब इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने बीएससी नर्सिंग या फिर ये सब चीजें नहीं की है और अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको कम से कम तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिस हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें कम से कम 50 बेड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, जीएनएम किए हुए हैं, 2 साल का से आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जीएनएम को छोड़ करके एमएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी है तो आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जीएनएम में ही होगी। ठीक है, और जो भी हॉस्पिटल, है ना, जो भी हॉस्पिटल से आपने एक्सपीरियंस लिया होगा वो एक्सपीरियंस जो भी हॉस्पिटल है वो आपका आईएनसी या फिर एसएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ साथ में आपका नर्स रजिस्टर्ड नंबर जो है वो भी आपका अवेलेबल होना चाहिए। उसके बिना आपको ए एग्जाम को देना
अलाउड नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए, ये क्वालिफिकेशन की तो बारी हो गई। अब एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग है ना, किस एज लिमिट तक यहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं। तो एज लिमिट आपका 18 to 13 ईयर्स है ना। विद इन 18 to 30 ईयर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं, है ना। लेकिन एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, है ना। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी से है या फिर है ना, तो उनको क्या होगा, आई थिंक 2 to 3 ईयर्स का उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो एससी या एसटी से हैं उन्हें भी 5 से 8 ईयर के बीच का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टेजेस, कि ये एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरकार ये नॉर्सेट एग्जाम समझ में तो आ गया कि किसके लिए हो रहा है, अब कैसे हो रहा है चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। नॉर्सेट एग्जाम के बारे में बात करें तो ये 2 स्टेजेस में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स। क्या होता है? पहला होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस, है ना। दोनों के दोनों कैसे होंगे? सीबीटी मोड से होते हैं, है ना, ऑनलाइन मोड में होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, आपको सही ऑप्शन को टिक करना होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब क्या करते हैं, पहले प्रीलिम्स को देख लेते हैं, फिर मेंस को देख लेंगे। सारी बातें वैसे ही क्लियर हो जानी है। ठीक है, अगर प्रीलिम्स की बात करें, है ना, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो कितने क्वेश्चंस होते हैं उसमें? 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना। सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? एमसीक्यू होंगे। ड्यूरेशन कितना होगा? 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन ड्यूरेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स का रहने वाला है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुक्का नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना। 0.33 आपका माइनस होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.33 आपका माइनस मार्किंग जो है इसमें जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, डायरेक्टली आपका 100 क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन जो है 5 अलग अलग, है ना, 5 अलग अलग ग्रुप में बांटे हुए होंगे और हर एक ग्रुप में कितने एमसीक्यूज होंगे? 20 एमसीक्यूज होंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू द ग्रुप आपको क्या करना होगा? क्वेश्चंस बनाने होंगे। हर एक ग्रुप में आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, 5 ग्रुप होगा। समझ में आई बात? और हर एक ग्रुप के लिए कितना मिनट दिया जाएगा? 18 मिनट, है ना। 18 मिनट्स में आपको एक ग्रुप को कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से आपका ये एग्जाम होने वाला है। समझ में आई बात? अब देखिएगा सिलेबस की बात करें, सिलेबस की अगर बात करें तो नर्सिंग से 80 क्वेश्चंस आएंगे और नॉन नर्सिंग सिलेबस से 20 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। नर्सिंग से आ गया 80 क्वेश्चंस और नॉन नर्सिंग से आ गया 20 क्वेश्चन। अब मैम ये नर्सिंग और नॉन नर्सिंग क्या है? नर्सिंग तो समझ में आ गया कि जो हमने पढ़ा वो, लेकिन नॉन नर्सिंग क्या हुआ मैम? नॉन नर्सिंग में आपका रीजनिंग आ जाएगा, है ना, मैथ्स के कुछ एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं, उस तरह के कुछ अलग अलग करंट अफेयर्स आ जाएंगे, है ना। ये सब सारी चीजें आपकी नॉन नर्सिंग में आ जाएगी। फिर हम लोग चलते हैं मेंस के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। मेंस का अगर जाने, है ना, देखो प्रीलिम्स दिया आपने, मान लो कि प्रीलिम्स आपने निकाली, है ना, जो भी कट ऑफ था उसको आपने पार कर लिया। भाई अब क्या करना है? एक और एग्जाम देना होगा जो कि है मेंस, है ना। मेंस जो है वो कितने मार्क्स का होता है? 160 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको टाइमिंग ज्यादा मिलेगा। इसमें आपको 180 मिनट्स मिलेगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 160 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना? 180 मिनट्स आपको मिलेगा। इसमें भी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे कैसे डिवाइड होंगे सेक्शन? 4 सेक्शंस इसमें डिवाइड होंगे, है ना। कितने सेक्शन होंगे? 4 सेक्शन होंगे और हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन, है ना। हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका मेंस का पैटर्न हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल? 160, 180 मिनट्स मिलेगा। 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 सेक्शन होगा, हर सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप ये जान लीजिए कि प्रीलिम्स जो है उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, मेंस जो है उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। हाई इन द सेंस क्या होगा? मेंस में जो क्वेश्चन है वो थोड़े से घुमा फिरा के आने वाले हैं। मे बी कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक पेशेंट के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है और आपको क्या करना है? आपको उसके बारे में अच्छे से सारी डिटेल्स को समझना है और क्वेश्चन बस किसी एक टॉपिक से रिलेटेड पूछ देगा, है ना। तो इस तरह से आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं आने वाले। ठीक है, क्योंकि लेवल ऑब्वियसली इसका हाई रहता है।
अब चलिए जान लेते हैं नर्सिंग और नॉन नर्सिंग में क्या क्या सिलेबस है। तो अगर नर्सिंग के सिलेबस के बारे में जानकारी लें तो क्या क्या आ जाता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आ जाता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आ जाता है, पेडियाट्रिक नर्सिंग आ जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ जाता है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी नर्सिंग आ जाता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग आ जाता है, फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी आ जाता है ना, एनाटॉमी वगैरह सब आ जाएगा इसमें, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक आ जाएगा और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो ये सब जो भी टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। तो इसको आप लोग इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। सही बात। चलिए अब नॉन नर्सिंग के बारे में बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा मैम, उसमें जनरल नॉलेज आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एटसेट्रा, ये सब सारी चीजें आ जाती है। अब सोचोगे मैम करंट अफेयर्स मतलब कि पूरा पढ़ना पड़ेगा पहले का, तो नहीं, जो अभी रिसेंट में जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, है ना। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, है ना, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग्स, नंबर सीरीज, एनालॉजीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, है ना, इनका अलग अलग टाइप है। 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के रहेंगे, 20 आपके नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसमें अपनी पकड़ बना ली तो भाई कहीं ना कहीं क्या होगा, आप थोड़े जो स्टूडेंट्स सिर्फ नर्सिंग को देख रहे हैं उनसे थोड़ा आप आगे बढ़ जाइएगा, है ना, क्योंकि ये अगर क्वेश्चंस, ये सब जो नॉन नर्सिंग जो सिलेबस डाला गया वो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो स्टूडेंट्स को हटाने के लिए डाला गया है जो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आप इस पे भी थोड़ा सा वर्कआउट कर लें तो। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप मैंने आपको बताया है, एमसीक्यू होगा, है ना। अगर आप मेंस की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, देखिए इंक्लूडिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, है ना। ये मेंस के लिए बताया गया है कि मेंस में आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ कंडीशन बता दिया जाएगा पेशेंट के बारे में और फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, फोकस क्या करना है, फोकस उसका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल्स पे, है ना, डिसीजन मेकिंग पे और क्लिनिकल नॉलेज पे। मतलब कि मेंस बस आपको ये चेक करेगा कि आपके पास में कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, आपने जो भी चीजें है ना की है, आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है वो एक्चुअल में गेन किया है कि नहीं, है ना, उसका चेक आपका मेंस में ही होगा। समझ में आई बात। तो ये चीजें आपकी सिलेबस में आ रहेंगी। आई होप कि अब आपको सिलेबस में कोई भी इश्यू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि फाइनली क्या होगा, है ना। आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, आपने मेंस निकाल लिया, फिर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। उसके बाद में फिर आपको वो पोस्ट दे दी जाएगी, है ना। उसके बाद में देखिएगा पोस्ट दे दी जाएगी, इसका मतलब इन द सेंस क्या होगा, ये मेंस के एग्जाम के बाद में यहीं पे क्या होगा, आपकी काउंसलिंग भी होगी। काउंसलिंग इन द सेंस क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा कि आपको कौन सा कॉलेज, मतलब कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज हॉस्पिटल जो कह लो, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस रहते हैं, है ना, जितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स रहते हैं उनमें ऑब्वियसली है कि कॉलेजेस भी रहते ही हैं, मेडिकल कॉलेजेस उसमें रहते ही हैं, एंड ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है तो वहां पे तो आपको हॉस्पिटल एंड कॉलेज दोनों साथ में ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या होगा, आपको काउंसलिंग उसकी करनी होगी और आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फिर आपको आपकी पोस्ट दे दी जाएगी। समझ में आई बात। अब भाई इतना सब कुछ जान लिए, है ना। यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक आने के बाद आई होप कि आपको नॉर्सेट के बारे में हर एक चीज पता चल चुका है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है ना, सारी चीजें तो पता चल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी खलबली हर किसी को रहती है कि मैम इसमें पैसे कितने मिलेंगे, कितना कमा पाएंगे, क्या लाइफ स्टेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे चीजों को कवर करने के बाद तो ऑब्वियस है ना। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि आप लोगों का कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है ना। अगर आप देखोगे तो आपकी बेसिक पे कितनी होगी, 44,900, है ना। पर मंथ आपकी जो सैलरी है वो आपकी 44,900 रहेगी, है ना। उसके बाद में फिर डीए आपका 23,348, मतलब अराउंड आपका वही 24 के आसपास में, है ना। फिर एचआरए आपकी अराउंड 15,000 हो गई, टीए 3,600 हो गया, डीए ऑन टीपीटी क्या हो जाएगा 1,900 और एनए कितना हो जाएगा आपका 9,000 हो जाएगा। मतलब कि टोटल पेमेंट तो आपका ऐसे हर एक महीने का
87,456 रुपीज होगा, अराउंड 1 लाख। लेकिन इसमें कुछ कुछ टैक्सेस वगैरह जो है वो सब कटेंगी, है ना, तो वो सब मतलब सब कुछ काट पीट करके 80,000 इन हैंड आपके पास में हर महीने होने वाली है। तो भाई ये एक इतनी अच्छी और वेल सिक्योर्ड जॉब है जहां पे आपके पास में हर एक फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो लिविंग हो, और साथ साथ में आपके हाथ में हर महीने 80,000 रुपीज अवेलेबल रहेंगी, है ना। तो ये तो भाई सच में लाइफ सिक्योरिंग जॉब है। और अब हम लोग जब वीडियो के एंड पे आ चुके हैं तो आई होप कि अब आपकी सारी डाउट्स नॉर्सेट को लेकर के क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से और भी जानकारी मैं लेकर के आऊंगी, ठीक है। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।